हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 3 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट न्यूज़ से। आज की फ़र्स्ट न्यूज़ है 2411 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट इंक्रीज़ माना जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर कल के दिन में 2411 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए कोरोना वायरस से रिलेटेड। अब टोटल जो डेथ टोल है वो 1223 पर पहुंच गई है। 2411 केसेस रिकॉर्डेड इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। अब ये जो रिकॉर्ड किया गया टोटल जो काउंट है उसके साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल काउंट 37,776 तक पहुंच गया है और ये लार्जेस्ट राइज माना जा रहा है। जनवरी के बाद का सबसे ज़्यादा एक दिन का राइज माना जा रहा है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के काउंट में। अब अगर हम स्टेट का डेटा देखें तो टोटल इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो करीब 39,435 स्टेट का डेटा है। तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का जो काउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो 39,800 900 से भी ज़्यादा हो गए हैं, करीब 40,000 टोटल काउंट पहुँच गया है। नंबर ऑफ डेथ पर्सन का जो काउंट है वो 1300 से ज़्यादा हो गया है और टोटल रिकवर्ड पर्सन का जो काउंट है वो 10,800 से ज़्यादा है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का काउंट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इवन आफ्टर लॉकडाउन ये जो काउंट है वो कम नहीं हुआ। लॉकडाउन होने के बावजूद ये लगातार बढ़ रहा है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद ये आंकड़ा आगे किस तरह से मूव करेगा ये एक बड़ी बात होगी, जो देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के बाद ये जो स्पाइक है वो कम होता है, धीमा होता है या फिर बढ़ते जाता है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ में देखें तो टोटल केसेस का काउंट पिछले कुछ दिनों में, जिस दिन से अगर हम अप्रैल 1 की बात करें तो अप्रैल से लेकर मई तक ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रहा है और टोटल डेथ काउंट भी करीब करीब इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। लेकिन इसका जो इंक्लिनेशन है, थोड़ा स्पीड है वो कम है, लेकिन ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही शो कर रहा है। तो ये एक कंसर्न का विषय है। अक्रॉस इंडिया 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और ये जो टेस्ट हुए हैं ये पीटीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं। आईसीएमआर के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई। करीब 75,000 सैंपल्स का एक दिन में टेस्ट हो रहा है, 75,000 सैंपल पर डे और 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्टिंग के बाद ये जो डेटा है ये सामने आया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट्स स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यू ड्राइड अप। इस आर्टिकल में स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू की जो कंडीशन है लॉकडाउन के टाइम में उसके बारे में बताया गया है। नेशन वाइड लॉकडाउन के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रेवेन्यू है वो बहुत वीक पोजीशन में है। स्टेट गवर्नमेंट को अभी के टाइम में अपने रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंड रहना पड़ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलग अलग हेड्स में फंड देती है स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर ही अभी स्टेट काम कर रहा है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में से करीब 47.5% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है स्टेट के पास। तो टोटल अगर 100 रुपये स्टेट के पास हैं तो उसमें से 47 रुपये 50 पैसे सेंटर की तरफ से आता है। बाकी के जो पैसे हैं 52-53% ये स्टेट गवर्नमेंट खुद से अपने टैक्सेस से कलेक्ट करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के खुद के जो टैक्सेस हैं उसका करीब 90%, तो अगर हम 52% मान लें तो 52% का 90% जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट 3 या 4 हेड से कलेक्ट करता है। और ये जो हेड है ये टैक्सेस हैं। एक तो लिकर पे जो टैक्स लगता है उससे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उससे पैसा आता है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से पैसा आता है। तो मेजरली 80 to 90% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा इन 4 हेड्स से आता है और इन चारों हेड्स की जो कंडीशन है अभी बहुत ही वीक है। लिकर शॉप्स पिछले 2 महीनों से बंद है तो लिकर की तरफ से जो रेवेन्यू आना था वो रुका हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू है, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन में जो गाड़ियां हैं वो ऑलमोस्ट नील हो गई हैं, बहुत कम चल रही हैं। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ ले जाती ला जाती गाड़ियां केवल उन्हीं की चल रही हैं, यानी कि जो रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गवर्नमेंट को आना है वो भी 60-70% कम हो गया है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं लॉकडाउन में, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से जो रेवेन्यू आता था वो भी खत्म हो गया। स्टैम्प ड्यूटी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे लगती थी वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है वो भी रुका हुआ है। प्रॉपर्टीज़ की जो सेल परचेज है वो लॉकडाउन के टाइम में नहीं हो रही है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के मेजर रेवेन्यू सोर्सेज थे 80 to 90% वाले, वो ऑलमोस्ट सारे बंद हुए पड़े हैं, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा ही नहीं बचा है और अपने सारे पैसे के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। अब ये जो कंडीशन है लॉकडाउन के टाइम की दी गई है, तो 80 to 90% इनका जो पैसा है वो
ऑलमोस्ट वो उनके खजाने में, स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में आ ही नहीं रहा। इसके अलावा कोविड-19 के कारण जो स्टेट गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन आया है, वो एक्स्ट्रा बर्डन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर कोई पुअर है, पुअर को कैश इंसेंटिव देने की बात की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी पुअर्स या माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको कैश इंसेंटिव देना चाहिए कोविड-19 के टाइम में, बिकॉज उनके पास कुछ काम नहीं है, कोई लाइवलीहुड नहीं है, तो उनको कम से कम खाने के लिए पैसा या कम से कम खाना तो देना ही चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। कोई नीडी पर्सन है, उसको जो पीडीएस का खाना है वो मिलना चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा बर्डन भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन पड़ा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को ही देखना है। इसके अलावा कोविड-19 के जो केसेस आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए टेस्टिंग की फैसिलिटी, क्वारंटाइन की फैसिलिटी और पेशेंट्स को ट्रीट करने की जो टोटल कवायद है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही की जानी है। तो जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है, एक तरफ तो रेवेन्यू कम हो गया है, 80 to 90%, ऊपर से एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ा है। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की हालत बहुत ही वीक है, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की हालत काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, और इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट की हेल्प करनी चाहिए, और जो डिवोल्यूशन है, जो फंडिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ मेजर्स हैं जो वो कर सकती है इस टाइम में। पहला मेजर है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद से ही मार्केट से बोरोइंग कर ले, बोरो मनी। स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है मनी, पैसा उधार ले सकती है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फाइनेंस का लेना है वो काफ़ी टाइम से डिमांड की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये जो अभी फाइनेंसेस है ये अभी भी बहुत वीक हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन पड़ता है बोरोइंग का, कि मार्केट से पैसा ले। अब बोरोइंग में अगला जो फंडा है वो सामने आ जाता है फिस्कल डेफिसिट का। अगर एक लिमिट से ज़्यादा बोरोइंग की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने की आशंका है, वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब बात आती है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट है, और ये ऐसी कंडीशन में होता है जब स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से। जितनी भी कमाई हो रही है उससे ज़्यादा अगर खर्चा हो जाता है तो एक तरह का डेफिसिट क्रिएट हो जाता है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो अगर बोरोइंग बहुत ज़्यादा ली जाए, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कोविड-19 के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट के, तो खर्चे ज़्यादा होंगे, तो इनकम तो हो ही नहीं रही है, 80 to 90% इनकम बंद है और खर्चे बढ़ जा रहे हैं, तो फिस्कल डेफिसिट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो कानून है उसकी बात आ रही है बार बार न्यूज़ में। और फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कानून कौन सा है? फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कानून है FRBM एक्ट। तो पहले हम FRBM एक्ट के बारे में देख लेते हैं। FRBM एक्ट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो कि 2003 का एक्ट है। इसको पार्लियामेंट के द्वारा 2003 में पास किया गया था, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एक्ट है। किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को एक डिसिप्लिन तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सके, आगे बढ़ा सके, और जो भी कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जा सके, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का किया जा सके, और एक फाइनेंशियल प्रूडेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसका जो मेन एम है वो एम है टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट जितना भी होता है उसको एलिमिनेट करना, और फिस्कल डेफिसिट को एक 3% की लिमिट में लाना। फिस्कल डेफिसिट को 3% के लिमिट में लाना, ये 2008 का जो कानून था उसमें ये प्रपोज किया गया था। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 2019-20 के बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया था वो 3.3% रखा गया था, और 2020 और 21 का जो एस्टीमेट था वो 3.5% एस्टीमेट रखा गया था। लेकिन अगर कोविड-19 के टाइम में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये टारगेट बढ़ाने की ज़रूरत है। 3.3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो टारगेट है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और इसके लिए जो FRBM एक्ट है इसको अमेंड करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में इस एक्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा स्पेस मिल सके, वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर सके लोगों पे। अभी लोगों को ज़रूरत है, और अभी जो पूरी कंट्री की और स्टेट्स की कंडीशन है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, ये ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया ही जाना चाहिए। और फिर अगर ये फिस्कल डेफिसिट के जो अभी करंट टारगेट है इनको एक्सीड करता है, तो इसमें फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेके नहीं चलना चाहिए, वो एक्सीड करने देना चाहिए।
अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान बचाना। तो इसी कारण से ये जो पर्टिकुलर FRBM एक्ट है लाया गया था और अभी इसको चेंज करने की बात की जा रही है। अभी FRBM एक्ट की जब भी बात की जाती है तो इसमें एक कमेटी का नाम आता है NK सिंह कमेटी। इस कमेटी के द्वारा रिव्यू किया गया था FRBM एक्ट को और अपनी रिकमेंडेशन दी गई थी कि किन पर्टिकुलर कंडीशंस में FRBM एक्ट को वायलेट या FRBM एक्ट से अगर डेविएशन होता है गवर्नमेंट के साइड से तो वो अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन अगर कंट्री में आ जाती है, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है या कोई वॉर की बात होती है या फिर कैलेमिटी एक नेशनल कैलेमिटी कोई सामने आ जाती है, या एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उस कंडीशन में FRBM एक्ट के प्रोविज़न को वॉयलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमी में जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत आ जाती है, उस केस में भी इसको वॉयलेट किया जा सकता है। और अगर रियल आउटपुट ग्रोथ इंडिया की पिछले 3 क्वार्टर की जो परसेंटेज है, ये पिछले 4 क्वार्टर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तब भी इसको वॉयलेट किया जा सकता है। तो अभी की कंडीशन देखते हुए ये माना जा रहा है कि 0.5% से ये जो टारगेट है ये बढ़ा देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड है कि ये 3.5% से 4-4.5% तक किया जाना चाहिए और इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो एक्ट में किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है WMA वेज एंड मीन्स एडवांस को कहते हैं और ये एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जिसके द्वारा RBI स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन फॉरवर्ड करती है। वेज एंड मीन्स एडवांस एक मैकेनिज्म है, इट इज़ यूज्ड बाय RBI अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड स्टेट्स टू हेल्प देम टाइड ओवर टेम्परेरी मिसमैचेस इन देयर कैश फ्लो। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई टेम्परेरी टाइम के लिए अपने पैसों को मैनेज करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, उधार में चाहिए या कुछ लोन चाहिए, तो ऐसे केस में टेम्परेरी टाइम के लिए RBI अंडर वेज एंड मीन्स एडवांस वो कैश या वो पैसा स्टेट्स को दे सकता है। ये पर्टिकुलर जो वेज एंड मीट एडवांस का प्रोविज़न है ये RBI एक्ट 1934 RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 17(5) के अंतर्गत लाया गया है। ये दो टाइप के एडवांसेस होते हैं, एक तो नॉर्मल, एक दूसरा स्पेशल। नॉर्मल एडवांस सीधे क्लियर एडवांस होता है जो RBI सीधे बिना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दे देता है, लेकिन जो स्पेशल एडवांस होते हैं ये सिक्योरिटी के बेसिस पे होते हैं, डेटेड सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं। तो ये पूरी बात हो गई स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में, अभी की कंडीशन क्या है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू और इसके बाद क्या क्या तरीके हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास और FRBM एक्ट किस तरह से लिंक है इस पर्टिकुलर जो पूरे टॉपिक से। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के बारे में। अभी माइनॉरिटी पैनल चीफ को चार्ज किया है सेडिशन के केस में। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन राजद्रोह का एक कानून है, एक प्रोविज़न है, ये राजद्रोह के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर न्यूज़ से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये दो सेक्शन जिनकी बात की गई है। सेक्शन 2 है सेक्शन 124A ऑफ IPC। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये IPC के सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 124A सेडिशन के केस में इम्पोज किया जाता है और सेक्शन 153A ये है फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्री जुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। तो सेक्शन 124A सेडिशन का कानून है और सेक्शन 153A अगर दो ग्रुप्स के बीच एनमिटी या दुश्मनी बढ़ाने जैसे कोई काम किए जाते हैं किसी के द्वारा तो उन पे इम्पोज किया जाता है। तो ये दो सेक्शन न्यूज़ में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 124A ऑफ IPC एंड सेक्शन 153A ऑफ IPC। यहाँ पर एक न्यूज़ है, ICMR ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि इंडिया इज़ फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट्स डिसीजन टू परमिट इमरजेंसी यूज़ ऑफ इबोला ड्रग रेमडेसिविर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो ICMR के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया USA की तरह इबोला की जो ड्रग है जिसका नाम है रेमडेसिविर, इसका यूज़ कर रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये यहाँ पर जो ड्रग का नाम दिया है ये इंपॉर्टेंट है, रेमडेसिविर स्पेसिफिकली इबोला की ड्रग है, ये इबोला के लिए यूज़ की जाती है और ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जिसका यूज़ कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में भी किया जा रहा है, इबोला ड्रग रेमडेसिविर। नेक्स्ट न्यूज़ है, USCIRF रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट कंसर्न। अभी कुछ दिन पहले US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया को लोवेस्ट ग्रेड दिया था और ये जो लोवेस्ट ग्रेड है
इसको उस रिपोर्ट के द्वारा बोला जाता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यूएसए के इस कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट में वो अलग अलग कैटेगरीज कंट्रीज़ को दी जाती हैं बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस फ्रीडम, और उसके बेसिस पे इंडिया को लोवेस्ट ग्रेड दिया था इस रिपोर्ट ने। और इसका जो रीज़न है वो बताया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो प्रपोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। तो ये दो जो मेजर डिसीजन लिए गए। इसके अलावा भी जम्मू और कश्मीर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को विथहोल्ड किया था, उन सारे रीज़न को देते हुए इस कमीशन के द्वारा इंडिया को लोएस्ट ग्रेड दिया गया था। अभी हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज किया गया है। गवर्नमेंट हैज़ अनइक्विवोकली डिसमिस्ड यूएस कमीशन रिपोर्ट, बट स्टिल यहाँ पर निरुपमा रॉय जो पहले एक्स एम्बेसडर रह चुकी हैं यूएसए में इंडिया की तरफ से, तो उनके द्वारा ये आर्टिकल में उनके द्वारा बताई गई बातें बताई गई हैं। ये फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर रह चुकी हैं यूएसए के लिए, और इन्होंने सीपीसी डेजिग्नेशन जो इंडिया को दिया है उसका जो इमीडिएट इंडिया यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप पे जो फ़र्क है वो निगेट किया है। इनके अकॉर्डिंग कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। इसके बावजूद ये जो रिपोर्ट है इसको पूरी तरीके से आउटराइटली इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इंडिया को क्लब किया गया है उन कंट्रीज़ के साथ में जहाँ पर माइनॉरिटी पे बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी के राइट्स को वायलेट किया जाता है, जैसे चाइना, बर्मा, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ग्रुप बनाना ये बहुत बड़ा एक कंसर्न का विषय है, ये एक बहुत बड़ा चिंता की बात है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू यूएस आईआरएफ एक्ट, ये वो एक्ट है जिसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ को रैंक करता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इज ओब्लाइज टू टेक वन ऑफ द 15 पॉसिबल एक्शन रेंजिंग फ्रॉम डिमार्केट टू कैंसिलेशन ऑफ बायलैटरल एक्सचेंजेस टू ट्रैवल सैंक्शंस अगेन स्पेसिफाइड ऑफिशियल्स विद इन 3 to 6 month। यानी कि ये एक्ट बोलता है कि अगर इस कमीशन के द्वारा जिस तरह से कैटेगरी बनाई जाती है तो कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट अपने कदम उठा सकता है, और 15 पॉसिबल कदम हैं उनके, अलग अलग लेवल के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट, और इवन बायलैटरल जो एक्सचेंजेस होते हैं, जो ट्रैवल सैंक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं 3 से 6 महीने के भीतर। तो ये जो एक्शन है ये गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से लिए जाते हैं, और ये कमीशन केवल रिपोर्ट में अपने रिकमेंडेशन देती है। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो प्रेसिडेंट, वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, उनके द्वारा और वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। इस रिपोर्ट के द्वारा 2004-05 में भी इंडिया को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा गया था, और उस समय जो नरेंद्र मोदी हैं उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका ट्रैवल वीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बैन किया गया था। तो ऑलरेडी इंडिया को 2004 में ये जो पर्टिकुलर कंसर्न का कैटेगरी है उसमें डाला गया था। उसके बाद पहली बार है कि इंडिया को इस कैटेगरी में डाला गया है। अब इसके अलावा ये अमेरिकन एक्ट है, ये इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998, और ये केवल एक रिकमेंडेशन देता है जो कि बाइंडिंग नहीं होती यूएस स्टेट डिपार्टमेंट पे। यानी कि इसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करना है या नहीं करना है वो स्टेट डिपार्टमेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है, और ये उन पे किसी तरह की बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं डालता। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही फाइनल रिकमेंडेशन करेंगे कि कैसे कदम उठाने हैं इन कंट्रीज़ के लिए, और उसके बाद ही वो कदम उठाए जाएंगे। इसकी रिकमेंडेशन के बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु मेक्स द फाइनल रिकमेंडेशन ऑन वेदर टू डेजिग्नेट ए कंट्री सीपीसी और नॉट। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वही फाइनल रिकमेंडेशन करते हैं कि किसी कंट्री को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलरली कंसर्न की कैटेगरी में डेजिग्नेट करना है या नहीं करना, और उस समय इनके द्वारा USCIRF की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए ये एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट आई है वो फाइनल नहीं है, इसके बाद फाइनल डिसीजन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा इसकी फाइनल रिकमेंडेशन दी जाएगी, और उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये केवल एक प्रिलिमिनरी, एक स्टार्टिंग का एक्ट है, और उसके बाद अगर यूएसए के द्वारा कुछ एक्ट लिया जाता है इंडिया के अगेंस्ट तो वो एक कंसर्न की बात हो सकती है। मिनिस्ट्री वांट आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। अब आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट की तरफ से
कोरोना वायरस के केसेस को ट्रैक करने के लिए लाया गया है, ये अभी तक डिसेबल्ड लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टू यूज़ दिस आरोग्य सेतु ऐप। तो इसी कारण से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को लिखा है कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए, सो दैट डिसेबल जो लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो इस ट्रैकिंग ऐप का यूज़ करके कोरोना से बच सके। ये जो पर्टिकुलर ऐप है इसके बारे में देख लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू ट्रैक कोरोना वायरस केसेस, और इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। इसका जो स्टेटेड पर्पस है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड कनेक्ट एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज टू पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो भी लोग हैं उनमें कोरोना वायरस के लिए जो अवेयरनेस बढ़ाना और उनको एसेंशियल जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके बारे में अवेयर करना और उनको उन सर्विसेज से कनेक्ट करना। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिस्क है कोविड-19 का, उसको समय समय पर लोगों को उसके बारे में अवेयर करते रहना है इस ऐप की हेल्प से, और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एडवाइजरी हैं गवर्नमेंट की, वो टाइमली लोगों तक पहुंचाना इस एक्ट का काम है। ये बेसिकली एक ट्रैकिंग ऐप है जो कि स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ को कनेक्ट करके कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एंड्रॉयड और iOS मोबाइल दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज़ हो रहा है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। अगर किसी पर्सन के द्वारा ये पर्टिकुलर ऐप यूज़ किया जा रहा है तो नियर बाई अगर उसके कोई पर्सन इन्फेक्टेड है जो इस ऐप को यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है, और ये एक्ट कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कर देता है कि किस एरिया में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, कि किस लोकेशन पे कोरोना वायरस का कोई मरीज़ है। तो अकॉर्डिंगली पीपल कैन डिसाइड कि वेदर दे नीड टू गो इन दैट पर्टिकुलर एरिया और नॉट। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा टोटल डेटा के बेसिस पे दी जाती है, जितना भी डेटा इसके पास अवेलेबल है। इसका जो पुराना वर्जन था उसे कोरोना कवच बोला जाता था। पहले गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना कवच के नाम से ऐप लॉन्च किया गया था, जिसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अब ये आरोग्य सेतु ऐप है। ये जो ऐप है ये 12 लैंग्वेजेस में है, 12 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने लैंग्वेजेस में कोरोना का जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये ट्रैकिंग ऐप कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाया गया। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें लैंग्वेजेस बढ़ा दी जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ ये 12 लैंग्वेज है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी और असमी। तो ये बात की हमने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऐप के डाउनलोडिंग को ऑल गवर्नमेंट स्टाफ के लिए मैंडेटरी कर दिया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा किया गया। और उसके बाद सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी ये मैंडेटरी कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने किसी भी तरह के प्राइवेट और पब्लिक ऑफिशियल्स को यह अब ज़रूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे और इसका यूज़ करे। अब वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, किम रीअपियर्स इन पब्लिक आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन। नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, वो अब दोबारा रीअपियर हुए। काफ़ी दिनों से गायब थे, लोगों के और मीडिया के नज़रों से गायब थे, और अब अचानक से सामने आए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट है यहाँ पर। पहला तो नॉर्थ कोरिया हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी केस ऑफ कोरोना वायरस, एंड नॉर्थ कोरिया की तरफ से बोला गया है कि उनके द्वारा बहुत टफ मेज़र लिए गए, जिसके कारण वहाँ कोरोना वायरस नहीं है। तो ऐसा ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से बताया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन। नॉर्थ कोरिया की लोकेशन ये आप मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला, एक कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया है और साउथ में साउथ कोरिया है। इसके जो बीच की लाइन है, ये बाउंड्री है दोनों कंट्रीज़ की, इसको डीमिलिटराइज जोन भी बोलते हैं और 38 पैरेलल भी बोलते हैं, क्योंकि 38 पैरेलल के अलोंग ही ये दो बॉर्डर है, इसलिए इसको 38 पैरेलल बोलते हैं। 38 पैरेलल लैटिट्यूड की बात की जा रही है यहाँ पर। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और नॉर्थ कोरिया की जो बाउंड्री है वो 3 कंट्रीज से टच करती है। पहला है साउथ कोरिया साउथ डायरेक्शन में, और दूसरा है चाइना, तीसरा है रसिया।
यानी कि चाइना, रसिया और साउथ कोरिया ये 3 लैंड बाउंड्री से टच करते हैं नॉर्थ कोरिया से। ये हैं येलो सी और सी ऑफ ईस्ट, जिसे सी ऑफ जापान भी बोलते हैं। तो सी ऑफ ईस्ट, सी ऑफ जापान, ये 2 वाटर बॉडी हैं, और चाइना, रसिया, साउथ कोरिया ये 3 लैंड बाउंड्री से टच करते हैं नॉर्थ कोरिया से। नेक्स्ट न्यूज़ है H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के बारे में। यूएसए ऑफर रिलीफ टू H1B वीज़ा होल्डर एंड ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स। तो यूएसए के द्वारा जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं और ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत दी गई है। करीब 60 डे का टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए दिया गया है या बढ़ा दिया गया है यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये 2 जो टर्म है H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड। तो पहले हम इन दोनों टर्म के बारे में देख लेते हैं। H1B वीज़ा क्या है? ये एक यूएसए का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अलाउ करता है यूएस कंपनीज को टू एम्प्लॉय ग्रेजुएट लेवल वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज फील्ड। तो यूएसए की कंपनीज़ के द्वारा, वहाँ की प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उनको ये वीज़ा दिया जाता है, और ऐसी जॉब्स के लिए वीज़ा दिया जाता है जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन। तो ये जो टेक्निकल फील्ड्स हैं इनकी जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं, टेक्निकल जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, उनको ये वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है और इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहते हैं। H1B वीज़ा इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट यूएसए का एक्ट है जिसका सेक्शन 101 अलाउ करता है यूएसए के एम्प्लॉयर को टू टेम्परेली एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। तो फॉरेन वर्कर्स को कुछ टाइम के लिए ये वीज़ा दिया जाता है सो दैट एम्प्लॉयर उनका अपनी जॉब दे सके और उनसे जो भी अपना काम है वो करवा सके। तो ये नॉर्मली 3 सालों के लिए दिया जाता है और उसको 6 सालों तक एक्सटेंड किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई पर्सन रहना चाहता है वहाँ पर या एम्प्लॉयर को अगर ज़रूरत पड़ती है, वो उसका वर्क जो परमिट है वो बढ़ाना चाहता है, तो इसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो ये नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पूरा सिस्टम है इसको काफ़ी बार रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यूएसए में जाके जॉब ना करें, जिससे उनकी लोकल जॉब को खतरा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसी के कारण ये टाइम टू टाइम न्यूज़ में रहता है। इसका जो पर्टिकुलर एलोकेशन है H1B वीज़ा का, ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है और पिछले कुछ टाइम से इसकी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड किसे कहते हैं? यूएसए में ग्रीन कार्ड एक परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो इमिग्रेंट्स को यूएस की अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू किया जाता है और ये भी सेम एक्ट से अपनी पावर लेता है। यानी ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा का जो कार्ड है वो इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट से ही अपनी पावर लेता है। ये एक एविडेंस है दैट द बेयरर्स हैज़ बीन ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ रिसाइडिंग परमानेंटली। तो ग्रीन कार्ड अगर किसी को मिलता है तो वो एक तरह से परमानेंट रिसाइड कर सकता है यूएसए में, और ये जो परमानेंट रेजिडेंस की पावर मिली है या एक प्रिविलेज मिला है, ये सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं देता यूएसए की। ग्रीन कार्ड होल्डर परमानेंट यूएसए में रह सकता है लेकिन ये सिटीजनशिप डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता। सिटीजनशिप के लिए ग्रीन कार्ड होल्डर को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है यूएसए में। ग्रीन कार्ड होल्डर लीगली वो यूएस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम परमानेंट जो रेजिडेंसी का राइट है वो ग्रीन कार्ड होल्डर को देता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें। H1B जो कार्ड है वो वर्क वीज़ा एक तरह से, जिसको 3 साल 6 साल फिर आगे रीअप्लाई करना पड़ता है, और ग्रीन कार्ड जो है वो परमानेंट रहने का एक लीगल राइट देता है। बिजनेस स्पेस पे न्यूज़ है, आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अभी रिसेंटली आरबीआई कैंसिल सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। ये मुंबई बेस्ड एक बैंक है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, और इसको 30 अप्रैल को क्लोज कर दिया गया बिकॉज आरबीआई के द्वारा ऐसा बताया गया है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है इस बैंक की वो पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है, बहुत ज़्यादा गिरी है और अपने डिपॉजिटर्स को पे नहीं कर पा रहा है ये बैंक। अब किसी बैंक का अगर क्लोजर होता है या लाइसेंस जाता है तो उस केस में क्या किया जाता है, जितने भी डिपॉजिटर होते हैं उनको एक मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट के बराबर ही पैसा मिलता है। अगर किसी डिपॉजिटर का पैसा उससे ज़्यादा बैंक में हो तो वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो स्कीम है उसकी बात की जा रही है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये
बैंकों में जितने लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं उन पैसों पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और ये जो इंश्योरेंस है ये 5 लाख की लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है अभी की डेट में इंडिया में। पहले ये 1 लाख की लिमिट थी, लेकिन कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट के द्वारा बजट में इस लिमिट को 5 लाख कर दिया गया। तो अब बैंक के लाइसेंस रद्द होने के बाद जो भी लोग हैं उनको मैक्सिमम 5 लाख दिया जा सकता है, अगर उनके अकाउंट में इतना से ज़्यादा पैसा हुआ तो यहाँ पर बैंक का जो फेल होने का रीज़न है वो आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि बैंक डिड नॉट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल रिजर्व। एक तो उसके पास मिनिमम जो कैपिटल रिजर्व थे वो ही नहीं था, दूसरी बात इतने भी रिजर्व नहीं थे कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करे, जिसके कारण ये इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो गई थी, इसीलिए इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। तो ये एक फैक्चुअल न्यूज़ है। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रिसेंटली कैंसिल किया गया। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, ये मुंबई बेस्ड बैंक है और लोकलाइज बैंक है, 7-8 ब्रांच उसी रीजन में इसकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ साइंस एंड टेक्स रिलेटेड है। NIAB डेवलप्स पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट। NIAB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, जो कि हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है, और इसके द्वारा एक बायो सेंसर डेवलप किया गया है दैट कैन डिटेक्ट द नोवल कोरोना वायरस इन सलाइवा सैंपल्स। तो सलाइवा के सैंपल्स से नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है एक बायो सेंसर के द्वारा, और ये बायो सेंसर डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने। बायो सेंसर्स हैव बीन यूज्ड, काफ़ी टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं टू डिटेक्ट टॉक्सिन्स, नार्कोटिक ड्रग्स एंड ऑल्सो कंसीडर अ रिलायबल टूल टू डिटेक्ट इन्फेक्शस डिसीज़। इन्फेक्शस डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बायो सेंसर्स ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी टाइम से और बहुत ही रिलायबल तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। ये जो नया डिवाइस है इसका नाम इम्पॉर्टेंट है ECOVSense। ECOVSense, यहाँ पर इसका नाम दिया है ECOVSense, ये नाम है इस डिवाइस का। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करेगा नोवल कोरोना वायरस एंटीजेंस इन ह्यूमन सलाइवा, और ये 30 सेकेंड में डिटेक्ट कर सकता है, और इसके लिए केवल 20 माइक्रोलीटर ऑफ सैंपल की ज़रूरत है, यानी कि 30 सेकेंड में इतनी फास्ट डिटेक्शन किया जा सकता है ECOVSense बायो सेंसर से। इसको डेवलप किया है NIAB हैदराबाद ने। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।